हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी एक खास कहानी है क्योंकि इस कहानी की जो सेटिंग है, लोकेशन, वो अपने आप में एक किरदार की भूमिका निभाती है। लोकेशन है नॉर्थ अमेरिका के मिनेसोटा और नॉर्थ डकोटा स्टेट्स। मौसम है सर्दी का, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हड्डियों को कंपाने वाली ठंड। और ऐसे ही ठंडे हैं इस कहानी के कुछ किरदारों के दिल। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी गर्मजोशी दिखाकर हमें भी सपोर्ट करें। कहानी का मुख्य पात्र है जेरी लुंडगार्ड, जो अपने आप को मिनियापोलिस की एक कार डीलरशिप का एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर बताता है। डीलरशिप का मालिक है इसका ससुरा पैसे वाला वेड गुस्टाफसन, जिसके दिल में अपने दामाद के लिए रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। इसीलिए उसने जेरी के सर पर एक मैनेजर को बिठा रखा है जो खुद भी निठल्ला है, लेकिन वेड को उसका निठल्लापन मंजूर है। जेरी कई बार वेड को उसकी बेटी और नाती का वास्ता देता है, लेकिन वेड का एक ही जवाब होता है, तू उनकी चिंता मत कर, उनको मैं संभाल लूंगा। अच्छा, इस भोली भाली सूरत वाले जेरी पर भी ज्यादा रहम करने की जरूरत नहीं है। ये झूठा और मक्कार दोनों है। अपने कस्टमर्स को झूठ बोलना इसका रोज का काम है और हर झूठे और मक्कार की तरह इसे भी पैसों की हमेशा जरूरत रहती है। लेकिन इस बार इसकी जरूरत थोड़ी बड़ी है, इसलिए इस बार ये कारनामा भी थोड़ा बड़ा ही करता है। खड़ूस बुड्ढे से पैसा निकालने के लिए उसकी बेटी यानी अपनी बीवी का अपहरण और फिरौती, जिसमें इसका मार्गदर्शन करता है शेफ, जो खुद परोल पर जेल से बाहर है। इसलिए वो खुद इसका काम नहीं कर रहा, लेकिन इसे रास्ता दिखाता है। फार्गो का, जो इस फिल्म का टाइटल है, और नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के बॉर्डर का एक शहर, जहां शेफ के जानकार काल और उसके साथी गैर को मिलने जेरी जाता है, अपनी डीलरशिप से एक नई नवेली कार को चुराकर। ये काल और गैर से काम करवाने की पेशगी है। इसके अलावा जेरी को फिरौती के $80,000 में से उन्हें $40,000 भी देने होंगे काम होने के बाद। अगर आपको याद हो तो इसी प्लॉट पर एक हिंदी फिल्म भी बनी है। उस फिल्म को कॉमेडी का रूप दिया गया था। अगर आपको फिल्म का नाम याद आ जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जेरी का काम करने वाला काल बहुत क्वेश्चंस पूछता है और उसका साथी गैर बोलकर ही राजी नहीं। उन दोनों को टेढ़ी उंगली से घी निकालने पर लगाकर जेरी सीधी उंगली से भी घी निकालने की कोशिश करता रहता है, हमेशा की तरह। इस बार वो वेड को $7.5 लाख की एक रियल एस्टेट डील के बारे में बताता है, जो वेड के अकाउंटेंट के अनुसार स्वीट है। डील के सभी आंकड़े सही बैठते हैं और मुनाफा भी जेरी के बताए हुए मुनाफे के साथ बैठता है। जेरी को लगता है कि इस बार सीधी उंगली से घी निकल गया। वो शव के पास जाकर किडनैपिंग रुकवाने की कोशिश करता है। उन दिनों मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और बड़बोले काल को रंगरलियों का भी शौक है। रंगरलियां मनाकर वो दोनों अपने काम पर चले जाते हैं और जेरी वेड के ऑफिस में अपने अंगूठे पर थूक लगाकर नोट गिनने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी अगले ही पल क्रैश लैंड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि वेड और स्टैन उसे सिर्फ इस डील की कमीशन देना चाहते हैं। मुनाफा वो अपने पास रखेंगे, लेकिन काल और गैर उसे धोखा नहीं देते और अपने काम को ईमानदारी से पूरा कर देते हैं। जीन को अपने कैबिन की तरफ ले जाते हुए काल और गैर को हाईवे पुलिस रोक लेती है, क्योंकि उनकी नई कार पर अब भी डीलर की प्लेट लगी होती है। चेकिंग करते हुए पुलिस ऑफिसर को जीन के सिसकने की आवाज आती है। पकड़े जाने के डर से गैर पुलिस ऑफिसर को गोली मार देता है और उसकी लाश को सड़क से हटाते हुए काल को दो लड़के देख लेते हैं। गैर उनका पीछा कर दोनों चश्मदीदों को खत्म कर देता है। इसी के साथ एंट्री होती है लोकल पुलिस चीफ मार्च गुंडरसन की, जो 7 महीने प्रेग्नेंट है। अपनी कार से उतरने से पहले हाईवे पेट्रोल वाले ऑफिसर ने डीलर प्लेट की एंट्री कर दी थी। आगे तफ्तीश करते हुए उसे पता चलता है कि पास के ही एक मोटेल में 2 आदमी डीलरशिप वाली गाड़ी से आए थे और उनके साथ 2 कॉल गर्ल्स भी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने शेफ नाम के एक आदमी को वहां से कॉल भी किया था। उन दोनों कॉल गर्ल्स से पूछताछ करने के बाद मार्च शेफ से मिलने जाती है, जो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उसे ऐसा कोई कॉल आया था। अगला नंबर लगता है जेरी का, जो मार्च को बताता है कि उनकी डीलरशिप से कोई भी गाड़ी मिसिंग नहीं है। काम के अलावा मिनियापोलिस में मार्च की मुलाकात होती है अपने स्कूल के क्लासमेट माइक यानागिटा से, जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और मार्च की प्रतिक्रिया को देख शर्मिंदा हो जाता है। वो बताता है कि उसकी बीवी का देहांत हो गया है और वो असंतुलित सा हो गया है। अपहरण के दौरान 3 कत्ल हो जाने की वजह से काल अब जेरी से पूरे 80,000 की फिरौती चाहता है। ध्रुत जेरी वेड को कहता है कि किडनैपर्स ने $1 मिलियन मांगे हैं
और वो सिर्फ उसके साथ ही समझौता करेंगे। इन सब के बीच भी काल अपनी रंगरलियों से बाज नहीं आता और इन्हीं रंगरलियों के बीच शेफ उस तक पहुंच जाता है। शेफ बहुत नाराज है कि उन दोनों की वजह से वो पुलिस की नजर में आ गया है। वो बेल्ट से काल की पीठ की चमड़ी उधेड़ने लगता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दैत्य जैसे आकार के शेफ से अपनी पीठ की चमड़ी उधारने का गुस्सा काल जेरी पर उतारता है। वो उससे पैसे लाने के लिए कहता है, अभी के अभी। जैसा मैंने आपको बताया था कि वेड की नजर में जेरी की रत्ती भर भी इज्जत नहीं। वो पैसे लेकर खुद काल से मिलने निकल जाता है। जेरी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है। पार्किंग लॉट में वेड को देखकर काल खुश नहीं होता। ऊपर से वेड उसे पैसे देने से भी इनकार कर देता है। पैसे देने से पहले वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। बौखलाया हुआ काल सीधे उसे गोली मार देता है। शातिर बुड्ढा गिरते गिरते कार पर गोली चला देता है जो उसके जबड़े को छूते हुए निकल जाती है। अब काल भी उसे मारकर ही दम लेता है और फिरौती के पैसों के साथ वहां से भागते हुए पार्किंग लॉट के अटेंडेंट को भी ठोक जाता है। रास्ते में अपनी मरम पट्टी करते हुए काल को पता चलता है कि ब्रीफकेस में $80,000 नहीं, पूरे $1 मिलियन हैं। $80,000 को साइड में निकालकर वो ब्रीफकेस को बर्फ में दफना देता है। कैबिन पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गैर ने जीन को मार दिया है। गैर जीन के चिल्लाने से परेशान आ गया था। काल कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द पैसे बांटकर वहां से निकल जाना चाहिए और क्योंकि उसने पैसों के लिए गोली तक खाई है, कार वो लेकर जाएगा। गैर हमेशा की तरह कुछ नहीं बोलता, बस भागते हुए काल को कुल्हाड़ी से मार देता है। मार्च को अपनी एक सहेली से पता चलता है कि यानागिटा उससे झूठ बोल रहा था। उसकी कभी शादी ही नहीं हुई और वो मानसिक रूप से असंतुलित है। झूठ और बक्कारी की ये दास्तां उसे सोचने पर मजबूर कर देती है और वो फिर से एक बार वेड की डीलरशिप पर पहुंच जाती है। उसे दोबारा वहां देखकर जेरी नाराज हो जाता है। वो बौखलाकर फिर से दोहराता है कि उनके यहाँ से कोई भी गाड़ी चोरी नहीं हुई है। उसके रवैये को देख मार्च भी अपना सुर बदल देती है। अब वो डीलरशिप के मालिक से मिलना चाहती है। ये सुनते ही जेरी बड़बड़ाता हुआ इन्वेंटरी लेने निकल जाता है। कुछ ही पलों में मार्ज उसे वहां से भागता हुआ देख लेती है। वो उसी के फोन से स्टेट पुलिस को उसके भागने की चेतावनी दे देती है। बेवकूफ काल ने रंगरलियों के चक्कर में एक लोकल बारटेंडर से पंगा लिया था और उसे बताया था कि वो कितना खतरनाक है। जरूरत पड़ने पर वो किसी की जान भी ले सकता है। वो बारटेंडर ये खबर सुबह पुलिस तक पहुंचा देता है। काल की शेखीखोर कहानी से पुलिस को पता चल जाता है वो कहां से आया था। उसे ढूंढते हुए मार्ज मूस लेक पहुंच जाती है जहां उसे चोरी की गाड़ी नजर आ जाती है। कैबिन की तरफ दबे पांव से बढ़ते हुए मार्ज को वुड चिपर के पास जीन की लाश दिखाई देती है और पास ही खड़ा गैर काल की लाश को वुड चिपर में छील रहा होता है। मार्ज की चेतावनी सुन गैर भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके पैर में गोली मार देती है। थोड़ी ही देर में जेरी भी एक मोटेल में दबोचा जाता है। गैर को अपनी गाड़ी में ले जाते हुए मार्ज कहती है कि उसको ये समझ नहीं आता कि चंद पैसों के लिए आदमी क्या क्या कर सकता है। इतने घिनौने अपराध को सुलझाकर जब मार्ज घर पहुंचती है तो उसका पति नॉम उसे बताता है कि पोस्टल सर्विस ने उसकी एक पेंटिंग को 3 सेंट के स्टैंप के लिए सिलेक्ट किया है और साथ ही ये शिकायत करता है कि उसके दोस्त की पेंटिंग को 29 सेंट के स्टैंप के लिए सिलेक्ट किया गया है। मार्ज उसे आश्वस्त कराती है कि छोटी रकम के स्टैंप्स को ज्यादा यूज किया जाता है। ये सुनकर नॉम को राहत मिलती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। मार्ज का रोल निभाने वाली फ्रांसिस मैकडॉर्मंड को इस रोल के लिए एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड मिला और उसके पति जोएल कोएन को, जो इस फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर हैं, को ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड मिला। सिनेमा लवर्स की दुनिया में इस फिल्म की काफी तारीफ है।